Namaskar, I hope you are doing well. So today our topic coagulation of blood. इससे पहले वाली वीडियो हमारी प्लेटलेट्स और हेमियोस्टेटिस पे वीडियो थी, वो आपने देख ली होगी. सो अब आज हम करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. देखो, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन का मीन क्या है कि कोएगुलेशन को बोलते हैं हम क्लोटिंग. क्या बोलते हैं? क्लोटिंग. क्लोटिंग इज डिफाइन एज ये एक ना कोएगुलेशन क्या है, एक प्रोसेस है. ब्लड लूजेज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मास फ्यू मिनट आफ्टर इट शेड आउट ऑफ और कलेक्टेड इन ए कंटेनर. क्लोटिंग क्या होता है? जो ऊस, जैसे कि देखो ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे कट लग गया है, ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है. और जो हमारा ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम कितना है 3 to 6 और क्लोटिंग टाइम है 3 to 8. तो क्लोटिंग टाइम में क्या होगा, जो वहाँ यहाँ पे जो एक इस तरीके से ब्रिज बनता है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर से जो ब्रिज बनता है, प्लेटलेट फिब्रिन जो थ्रेड लाइक यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. इसको बोलते हैं पूरे को क्लोट. तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लूइड टाइप में होता है और जेल टाइप में हो जाता है. कई बार आपने देखा भी होगा, कभी इंजरी हुई होगी तब ये मांस का एक टुकड़ा सा बन जाता है. तो इसके फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं ब्लड क्लोटिंग के. तो ब्लड क्लोटिंग के जो फैक्टर्स हैं, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लेबियल फैक्टर है, प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव, स्टेबल फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टोट प्रोवर फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, हैगमैन फैक्टर है एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है. देखो, सिंपल जो फिजियोज वाले बच्चे हैं, ऑक्यूपेशनल वाले बच्चे हैं, उनमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनेंगे. हमारे जो एग्ज़ाम जो आएंगे उनमें ये क्वेश्चन सिंपल आएंगे. बट जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उनके क्वेश्चन यहाँ से सिंपल नहीं बनेंगे. वो उनके टॉपिक्स थोड़ा डीप पूछे जाते हैं, क्योंकि ये उनके ही चैप्टर हैं. तो क्लोटिंग फैक्टर जो क्लोटिंग फैक्टर वर नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर देम एज पर एक्टिविटी एक्सेप्ट फैक्टर 9, 10, 11, 12 और क्रिसमस फैक्टर वाज नेम आफ्टर द पेशेंट इन हुम इट वाज डिस्कवर. ये जो फैक्टर हैं हमारे क्रिसमस फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं, ठीक है, ये नेम से साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं. अब करते सीक्वेंस ऑफ क्लोटिंग मैकेनिज्म. एक तो क्लोटिंग मैकेनिज्म कौन सा है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी, ठीक है. एंजाइम कैस्केड थ्योरी, ये याद रखना कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी किस में यूज़ होती है, कौन से मैकेनिज्म में यूज़ होती है, किसके मैकेनिज्म में यूज़ होती है? वो होती है क्लोटिंग मैकेनिज्म में. बस इसका यही आप याद रखना. स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग. देखो, पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजन इनटू फिब्रिन. देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, कितनी बार ये बार रिपीट हो रहा है. तो ये देख लो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड को क्लोट बनाने में. अब ये इसके फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के पाथवे बता रखे हैं. ये इतने आपके इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम को लेके नहीं है. कोर्स में तो राइटिंग का वर्क करना पड़ता है हमें, तो कोर्स में पूरा हमें लर्न करना होता है. पर एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे. कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. ब्लड क्लोटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, ठीक है. जो ब्लड क्लोट है
ये ऑल अबाउट किसकी फॉर्मेशन से होता है, ये होता है थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन से। करते हैं कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन एंड इनटू फिब्रिन। जो थ्रोम्बिन है ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन इज कॉल्ड, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक। क्या है? पॉजिटिव फीडबैक। फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन। देखो जो फिब्रिनोजन है ना, फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ये किससे बनता है, किसके द्वारा? बाय थ्रोम्बिन के द्वारा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से बनता है फिब्रिनोजन और फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। क्योंकि इस टॉपिक में, क्योंकि यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो इसलिए बार बार ये वापस आ रही है। होम्योस्टेसिस में भी, हेमोस्टेसिस में भी ये बार बार आ रही थी, प्लेटलेट्स में भी आ रही थी। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। दोनों ये जो फीडबैक है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, थ्रोम्बिन से क्या बनाते हैं? फिब्रिनोजन ए, फिर लूज स्टैंड ऑफ फिब्रिन एंड फिब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट बन जाता है। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ब्लड क्लॉट क्या है? ब्लड क्लॉट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड। ठीक है, विच कंटेन, जो कंटेन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इंटरप्टेड इन फिब्रिन मैश वर्क। एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो एक्सटर्नल ब्लड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्कैब। क्लॉट रिट्रैक्शन। ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन, आफ्टर द फॉर्मेशन द ब्लड क्लॉट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आफ्टर अबाउट 30 to 45 मिनट। आप ना 30 से 40 मिनट के बाद अपने क्लॉट को देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लग जाएगा, रिट्रैक्ट करने लग जाएगा, स्ट्रोक कलर हो जाएगा, serum ooze out of the clot. The process involving the contraction of blood clot and oozing of serum is called clot retraction. तो contractile proteins, namely जो contractile proteins कौन से होते हैं हमारे? एक्टिन है, मायोसिन है, and thromboesthin in the cytoplasm of platelets are responsible for clot retraction. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोएस्थिन इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। फिब्रिनोलिसिस मीन्स छन्ना, फिल्टर। लिसिस ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड फिब्रिनोलिसिस। फिब्रिन्स जो थ्रेड हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लड से निकल जाते हैं और वहाँ पे क्या बना लेते हैं? ऊज मीन्स एक उभरापन बना लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं एंटीकोगुलेंट। हमारे यही इम्पोर्टेंट है, ये लैब हर डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मीन्स ए कोगुलेंट, कोगुलेशन मीन्स क्लोटिंग, और ए कोगुलेंट मीन्स उनको जैसे ब्लड है, ब्लड में जैसे ब्लड निकाला सैंपल में, ठीक है, सैंपल लेने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। कि एंटीकोगुलेंट का मीन्स क्या है? कि वो ब्लड को क्या करेगा? क्लोट बनने नहीं देगा। ठीक है, ब्लड का क्लोट नहीं बनने देगा और सैंपल के लिए वो हम यूज़ कर लेंगे। तो एंटीकोगुलेंट एक सब्सटेंस है विच प्रिवेंट और पोस्टपोन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं।
यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जब अगर कई बार हेमरेज हो जाता है, ठीक है, कुछ एंटीकोगुलेंट ऐसे होते हैं जिनको हेमरेज होने के बाद अगर ब्रेन में या कहीं और कई बार आपने देखा होगा कि स्किन पे हमारे नीले नीले पैच आ जाते हैं। कई बार आप थाई पे देख सकते हैं, लेग्स में देख सकते हैं। कई बार अगर आपने किसी को देखा होगा तो जो नीले नीले पैच पड़ते हैं ना, वो क्या होता है, वो ब्लड क्लोट ही होता है। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट वर्क करते हैं यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी। और दूसरा है एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इन विवो एंड इन विट्रो। एक एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी, और एक यूज़ किया जाता है प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग बोथ इन विवो एंड विट्रो। एंटीकोगुलेंट इंटरनल भी यूज़ किया जाता है और एक्सटर्नल भी यूज़ होता है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया था पहले, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके में भी आते हैं ये। तो हिपैरिन जो है, हिपैरिन इज़ ए नेचुरली प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि एंटीकोगुलेंट हु इज़ द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। तो उसमें दिए होंगे हिपैरिन, डोर्सोमेनिन, ये तो आपने उसमें से बताना है हिपैरिन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है एंटीकोगुलेंट वो कौन सा है। वो है हमारा नेचुरल, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा हिपैरिन। हिपैरिन प्रोड्यूस बाय किस सेल से प्रोड्यूस होता है, ये होता है मास्ट सेल से। और ये क्या है, ये एक कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड है। हिपैरिन इज ए कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स। कमर्शियल हिपैरिन इज प्रिपेयर फ्रॉम द लीवर। और जो ये हिपैरिन है ये कहाँ बनता है, ये हमारे लीवर में बनता है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म और ड्राई फॉर्म एज सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और लिथियम साल्ट। ठीक है, जो यूज़ करने के लिए सैंपल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा ड्राई, सूखा लेंगे, सोडियम लेंगे, कैल्शियम लेंगे, अमोनियम लेंगे और लिथियम साल्ट लेंगे। ये साल्ट लेंगे और तब हम हिपैरिन को बनाएंगे। नेचुरली तो प्रिपेयर होता है लीवर से, और कमर्शियल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। और कमर्शियल प्रिपरेशन अगर करना है तो हमें लिक्विड फॉर्म और ड्राई फॉर्म है सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और लिथियम साल्ट। तो ये चीज़ें आप जो लैब वाले बच्चे हैं, रेडियोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनमें ये पूछी जा सकती हैं। इतनी डीप में फिजियो ऑक्यूपेशनल स्टाफ नर्स इनमें नहीं आएंगे। करते हैं यूज़ ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन का यूज़ विवो भी होगा और विट्रो भी होगा। ठीक है, इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ हिपैरिन। अब जो ये क्लिनिकल यूज़ होता है ये मेडिसिन वाले बच्चे एंड फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्स, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चांस है पूरे की आने के। तो जो इंट्रावीनस है वो है 0.5 to 1 mg/kg ब्लड। ठीक है, हिपैरिनेज जो अनटिल इट इज़ डिस्ट्रॉय बाय, तो ये डिस्ट्रॉय किससे करेंगे, बाय एंजाइम हिपैरिनेज से। तो ये जो प्रैक्टिस है ये क्लिनिकल यूज़ की जाती है। तो हिपैरिन यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, पासिंग द ब्लड फ्लो, आर्टिफिशियल किडनी फॉर डायलिसिस, कार्डियक सर्जरी विच इन्वॉल्व हार्ट लंग मशीन एंड टू प्रिजर्व ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ब्लड बैंक वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ध्यान से सुने और इसको बार बार देखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस हैं। हिपैरिन ऑल्सो यूज एज एंटीकोगुलेंट, collecting blood for various investigation about 0.1 to 0.2 mg is sufficient for 1 ml of
ब्लड इफेक्टिव फॉर 8 to 12 आवर्स। इसका इफेक्ट कितने घंटे रहता है? 8 से 12 घंटे तक रहता है। हिपैरिन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो हिपैरिन है ये क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव एंटीकोगुलेंट है। अब है कॉमन डेरिवेटिव, जो वारफेरिन है और डाइक्यूमोरल है, ये क्यूमेरिन, ये भी क्या है? एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन आपने देखा होगा कई बार हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास ही आपको टैबलेट्स मिलेंगे देखने को। तो क्यूमेरिन डेरिवेट्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। तो विटामिन जो के है उसका क्या है रोल है? क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। यूजेज डाइक्यूमोरल और वारफेरिन आर द कॉमन यूज फॉर ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो ओरल एंटीकोगुलेंट कौन से हैं? वारफेरिन एंड ड्यूकोमोरल। वारफेरिन यूज टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मीन्स हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड थ्रोम्बोसिस। काफ़ी सारे जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उनके पास आपको ये जो टैबलेट है ये देखने को मिलेंगी। EDTA, ये जो हमने पहले जो ब्लड के चैप्टर किए हैं उनमें देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था। इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है। अवेलेबल 2 फॉर्म्स में, Na2 एंड K3। Na2 डाई सोडियम सॉल्ट एंड K3 ट्राई पोटाशियम सॉल्ट। इसका मैकेनिज्म करने की आपको नीड नहीं है। थर्ड कर लेते हैं हम, सिट्रेट। ये यूज़ किए जाते हैं EDTA, हिपैरिन, EDTA एंड सिट्रेट। ये लैब वाले बच्चे करते हैं। ये सोल्यूशन होते हैं जो कि इनको मिक्स करने के बाद जो इनका सैंपल है उसका क्लोट ना बने। सोडियम, अमोनियम, पोटाशियम सिट्रेट आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। Uses, it is used to store blood in blood bank। ठीक है। अदर सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ब्लड कोटिंग, अदर जो है पेप्टोन है, सी टाइप लेक्टिन है, हिरुडिन है। देखो हिपैरिन एंड हिरुडिन। तो प्रोटीन्स फ्रॉम विनोम ऑफ वाइपर स्नैक। ठीक है, जो स्नैक का जो जहर होता है ये स्नैक के जहर से लिए जाते हैं। एंड हिरुडिन फ्रॉम द लीच, हिरुडिनेरिया। मैनी लेंसिस आर नोन द एंटीकोगुलेंट। तो जो ये हिरुडिन लीच आपने देखी होंगी जिसे स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, तो उससे याद रखना हिरुडिन, पेप्टोन एंड सी टाइप लेक्टिन, प्रोटीन्स फ्रॉम विनोम ऑफ वाइपर स्नैक। तो ये भी क्या है? हमारे एंटीकोगुलेंट हैं। अब करते हैं कोल्ड। फिजिकल मेथड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। की फिजिकल मेथड से हम कैसे ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड क्लॉट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड देखो एक सिंपल है कि जैसे ही चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? चोट लगते ही हम आइस पैक लेके लगाते हैं। ठीक है, बर्फ लगाते हैं। तो जो कोल्ड होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस पोस्टपोन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो जैसे ही हम अपनी बॉडी पे आइस या कोल्ड लगाएंगे वैसे ही वहाँ पे क्या होगी? वेजो कंस्ट्रक्शन होनी फास्ट हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही फास्ट होगी वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग बन जाएगी। तो रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस पोस्टपोन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब करते हैं
Procoagulant. Coagulant or hemostatic agents are the substance which accelerate the process of blood coagulation. Proagulant. देखो thrombin, snake worm, extract of lung and thymus, सोडियम और कैल्शियम एलिजिनेट एंड ऑक्साइड सेलुलोज. तो जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन इज ए स्प्रे अपॉन द ब्लीडिंग सरफेस टू अरेस्ट ब्लीडिंग. थ्रोम्बिन जैसे कि सिवियर अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि थ्रोम्बिन का हम डॉक्टर स्प्रे कर देते हैं, तो उस सरफेस पे जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है. स्नेक वेनम ऑफ सम स्नेक, वाइपर, कोबरा एंड रेटल स्नेक्स कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. ठीक है, ये कंटेन क्या करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच एनहांस ब्लड क्लॉटिंग बाय एक्टिवेटिंग द क्लॉटिंग फैक्टर. Extract of lungs and thymus. Extract obtained from the lungs and thymus has thromboplastin, which cause rapid blood coagulation. Sodium or calcium एलिजिनेट ऑक्साइड सेलुलोज. अब करते हैं टेस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज ब्लड डिसऑर्डर. जो ब्लड क्लॉटिंग जो टेस्ट है वो किस डायग्नोस के लिए यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें किया जाता है. ठीक है, और हमारी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं वो कौन से हैं, हिपैरिन एंड वारफेरिन. अब करते हैं इम्पोर्टेंट. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक बार तो एग्जाम में आ ही चुका है. ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम. Bleeding time is the time interval from oozing of blood after a cut or injury, arrest of bleeding. ठीक है, कि ब्लीडिंग टाइम का, कि ब्लीडिंग टाइम कितनी देर तक, ब्लीडिंग कितनी देर तक हो रही है और उसके बाद क्लोट कितने टाइम पे बनेगा. तो हम पहले ब्लीडिंग टाइम देखते हैं. तो ब्लीडिंग टाइम है 3 to 6 मिनट. ठीक है, 3 to 6 मिनट. और इसको हम किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं, इसको हम ड्यूक मेथड से डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, एक कभी आपने किया हो फिजियोलॉजी की लैब में, फ़िल्टर पेपर लेते हैं. ठीक है, ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर मेथड से जो हम करते हैं. इट इज़ प्रोलॉन्ग इन परप्यूरा. ठीक है, जिसको परप्यूरा डिजीज़ है. ठीक है, परपुरा डिजीज़ में भी क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो एक्सेस अमाउंट में होने लग जाती है, वो रुकती नहीं है. ठीक है, उसी में ये जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा जो टाइम देखने को मिलेगा वो आपको जो परपुरा डिजीज़ हैं उनमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनमें ऑलरेडी यही प्रॉब्लम होती है कि उनको अगर थोड़ा सा कट लग जाता है तो खून रुकने का नाम ही नहीं लेता है. तो 3 to 6 मिनट ब्लीडिंग टाइम. और क्लोटिंग टाइम, कि क्लोट कब बनना शुरू हुआ है. ऊजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर ए कट और इंजरी टिल द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट इज़ यूजली डिटरमाइंड बाय, ये यूज़ किया जाता है कैपिलरी ट्यूब मेथड से. नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी होगी 3 से 8 मिनट. और ये प्रोलॉन्ग किस में होगा, हेमोफीलिया. ठीक है, हेमोफीलिया. तो ये इम्पोर्टेंट है. लाइट मत लेना भाई मुझे, मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे लाइट ले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी. तो ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 मिनट और क्लॉटिंग टाइम 3 to 8 मिनट. अपने नोट्स में लिख लो. प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 10 to 12 सेकेंड. जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, अगर एग्जामिनर को एग्ज़ाम टफ बनाना होगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा. तो यहाँ पे आप लिखो साथ में प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है वो तो शुरू में ही आता है ना, तो वो है 10 से 12 सेकेंड.
पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन पीपीटी, पहले तो फुल फॉर्म देख लो, पीपीटी पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। तो पार्शियल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये है आपका 30 to 45 मिनट। देखो तैयारी ऐसी करो कि किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे पिजमर हो, कोई भी भारत का या भारत से बाहर का भी जो एग्ज़ाम हो ना, कहीं का भी आपको देना हो, वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना होए, इसलिए आप अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ कि जो जल्दी रिवाइज भी हो जाएं, रिवाइज भी कर पाओ एग्ज़ाम से पहले। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपके इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका जो पार्शियल थ्रोम्बिन प्रो टाइम है वो है 30 to 45 मिनट, और ये प्रोलॉन्ग इन हिपेरिन वेरफेरिन थेरेपी में जो देते हैं कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये दी जाती हैं प्रोलॉन्ग टाइम। अब करते हैं थ्रोम्बिन टाइम। तो थ्रोम्बिन टाइम जो है वो है आपका 12 से 20 सेकेंड, 12 से 20 सेकेंड। तो अब यहाँ लिख लेते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम 3 से 6 मिनट, क्लोटिंग टाइम 3 से 8 मिनट, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 से 12 सेकेंड, और पीपीटी पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम 30 से 35 सेकेंड, ठीक है। और फिर है थ्रोम्बिन टीटीटी, वो है 12 to 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ ऐसे शुरू होंगे ना, ठीक है, हम इस तरीके से शुरू होंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका एग्ज़ाम घूम फिर के आए और आप उस घूम फिरने वाले एग्ज़ाम में अपने आप को ही गुम कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कोई कुछ भी फंसे उसी क्वेश्चन को टिक कर दो, उसी क्वेश्चन को ठीक करो। क्योंकि एग्ज़ाम एक तो वैकेंसी कम आती हैं, हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है वैकेंसीज़ कम आती हैं, और फिर हम कुछ कैंडिडेट होते हैं कि देखने चले जाते हैं कि चलो पहली बार दे रहे हैं और पहली बार देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आता है। अरे नहीं, देखने नहीं जाना है, क्लियर करके आना है। इतना बी कॉन्फिडेंट आप अपने एग्ज़ाम में बैठो, अपना बेसिक अपना इतना अच्छे से तैयार करो कि आप जब एमसीक्यू करने लगो तो वो इजी तरीके से आप कर पाओ और आपको अपने आप में अच्छा भी लगे। अब करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड जो फिजियोलॉजी है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम देख लेते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना, 3 टाइप के होते हैं, हेमोफीलिया, परपुरिया एंड वोन विलेब्रांड डिजीज। हेमोफीलिया क्या है? ये सेक्स लिंक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो हेमोफीलिया है ये किस टाइप की डिजीज़ है, तो ये है सेक्स लिंक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? प्रोलॉन्ग क्लोटिंग टाइम होता है, लंबे समय में जाके क्लोट बनता है। ब्लीडिंग टाइम इसका जो होता है वो नॉर्मली होता है, पर क्लोट देर से बनता है। यूजली इट अफेक्ट द मेल्स विद द फीमेल बीइंग द कैरियर, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग क्लोटिंग टाइम, लंबा क्लोटिंग टाइम हो जाता है। जो क्लोटिंग टाइम हमारा 3 से 8 है वो बढ़ जाएगा। इसमें अगर क्लोटिंग टाइम बढ़ेगा तो नेचुरली ही ब्लीडिंग तो होगी होगी, तो कोज एक्सेस ब्लीडिंग विच कैन लीड टू डेथ। डैमेज ऑफ स्किन वाइल फॉलिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ में कोज एक्सेस ब्लीडिंग फॉर फ्यू वीक्स, ठीक है। तो हेमरेज इन मसल्स एंड जॉइंट आर आल्सो कॉमन इन दिस
डिजीज। तो कॉज क्या है हेमोफिलिया का? ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, देखो जब क्लोटिंग टाइम जब प्रोलॉन्ग होगा तो कौन बनाता है? हमारा प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन में कोई दिक्कत होगी तभी तो वो बना नहीं रहा बेचारा। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन की क्या होगी? कमी होगी। और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन करता है? वो करते हैं हमारे प्लेटलेट्स। और इसलिए कहा जाता है ये हमारे ब्लड का बाप है। ठीक है, अब करते हैं हेमोफीलिया जो होते हैं ये A, B एंड C। क्लासिक हेमोफीलिया, क्रिसमस हेमोफीलिया। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। आपको एक टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि मैम है ना टाइम वेस्ट करवा रही है, पर मैम है ना टाइम वेस्ट नहीं करवा रही। मैम है ना मैम जो है आपकी वो टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि जब आप है ना आपको अब बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि जो ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन है ये मैडम बार बार बोल रही है। पर एग्ज़ाम में पता है क्या होता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ होता है पर ऑप्शन आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देंगे। एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है ना करने का, जिस टाइप का प्रेशर होता है वो प्रेशर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और उस प्रेशर को मेंटेन कौन कर सकता है? आपका कॉन्फिडेंस। आपकी स्टडी का जो कॉन्फिडेंस, जो स्टडी का जो लेवल है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। वो तो कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर। तो ये टाइप्स हैं, कोई बात नहीं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी ड्यू टू कट, टूथ एक्सट्रैक्शन एंड सर्जरी के टाइम पे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिनरी ट्रैक्स, ब्लीडिंग इन जॉइंट्स फॉलो बाय स्वेलिंग एंड पेन, अपीयरेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। कई बार आपने सुनने को मिला होगा कि सर्जरी के लिए कोई गया और उसकी डेथ होगी। और क्यों होगी? क्योंकि उसका ब्लड रुका ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तो ये कारण होते हैं ब्लड ना रुकने के भी, इससे भी डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट इफेक्टिव थेरेपी देंगे, तो एंटीकोगुलेंट देंगे, हिपेरिन, वेरफेरिन, डुकोमेरिन ये देंगे पेशेंट को। अब करते हैं परपुरा। परपुरा इज़ ए डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसमें तो क्या था? प्रोलॉन्ग क्लोटिंग टाइम, और परपुरा में है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम क्या होगा इसमें? नॉर्मल होगा। ठीक है, तो जब नोट्स बनाओ ना, अभी नोट्स बना रहे हो ना आप साथ साथ, तो ऐसे रख लो, कर लो। एक साइड लिख लो हेमोफीलिया और दूसरी साइड लिखो परपुरा। ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रोलॉन्ग क्या होगा हेमोफीलिया में? क्लोटिंग टाइम। ठीक है, और नॉर्मल क्या रहेगा? ब्लीडिंग टाइम। और परपुरा में क्या होगा? नॉर्मल होगा क्लोटिंग टाइम और प्रोलॉन्ग होगा ब्लीडिंग टाइम। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो हेमरेजिक स्पॉट्स अंडर द स्किन और कॉल परपुरिक स्पॉट्स हैं। जो ना पर्पल कलर के जो पैच लाइक अपीयरेंस आपको स्किन में दिखाई देते हैं वो उनको बोलते हैं हम परप्यूरिक स्पॉट्स। अब देखो जब आपको ना ज्ञान होगा ना, नॉलेज होगी, नॉलेज अगर आपको होगी ना, बुक नॉलेज जब आपकी बढ़ जाएगी ना, तो क्लिनिकल जो आपका है ना वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि मैं अब पेशेंट को इतना सेटिस्फाई कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ना बुक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक के कुछ नहीं है, बुक्स तो पढ़नी ही है। मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि डायरेक्टली आप MCQ करो, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप
जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करें, बुक्स को ज़रूर पढ़ें, बुक से आपको कुछ सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ब्लड ऑल्सो समटाइम्स कलेक्ट इन लार्ज एरिया बिनेथ द स्किन विच और कॉल्ड एकोमोसिस, ठीक है। जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक लार्ज एरिया पे स्किन में, तो उसको हम बोलते हैं एकोमोसिस, काइमोसिस। ये देख लेना, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग, अपनी अपनी सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को अच्छे से बोलना ना आए तो उसको ज्ञान ही ना हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो बस सोचने वाली बात है। साउथ वाले जो लोग हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए इंग्लिश की, वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना इंग्लिश की, वो इंग्लिश नहीं है, वो उनकी जो तमिल है, आंध्र प्रदेश में, केरल में जो वो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसी के हिसाब से वो इंग्लिश बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश जो वोल प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वर्बल प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन उनकी इंग्लिश की नहीं है। वो थाई को ताई बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, पर भाषा ये डिनोट नहीं करती कि अगर आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं बोलेंगे तो आपको उस चीज़ का पता नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप कैसे भी उसको बताओ, लिख के बताओ, बोल के बताओ, कैसे भी बताओ, आपको बस पता होना चाहिए। बस मेनली जो बात है, आपको का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब करते हैं, अगर कोई साउथ का भी हो तो भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि समझाने के लिए है ना एग्जाम्पल्स तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी भी चाहूँगी मैं साथ के साथ, पर मैं क्या करूँ कि बच्चों को समझाना पड़ेगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट। देखो ये है इम्पोर्टेंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पैनिक परप्यूरा, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो जाती है। इडियोपैथिक कोई बीमारी, परप्यूरा ड्यू टू सम अननोन कॉज इज कॉल्ड इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट विच अकर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो जब ब्लड किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके बाद भी ये डिजीज होने के चांस है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट। इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं ये चीज़ें, जिसमें क्या हो जाता है, डिफेक्टिव क्लोट रिट्रैक्शन हो जाता है। वॉन विलेब्रांड डिजीज से ही ब्लड क्लोट का ब्रिज बनता है। तो ब्लीडिंग डिजीज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एक्सेस ब्लीडिंग इवन विद ए माइल्ड इंजरी। छोटी सी इंजरी में भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, और ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा, ये वॉन विलेब्रांड फैक्टर से होगा, ठीक है। तो दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग हेमोस्टेसिस आफ्टर एन इंजरी। अब करते हैं थ्रोम्बोसिस और इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लोटिंग। देखो थ्रोम्बोसिस भी पेपर में आ सकता है, थ्रोम्बोसिस और इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लोटिंग। थ्रोम्बोसिस को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एक क्लोट बन जाना, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और ये बहुत ही डेंजर होता है, और अगर ये ब्रेन और लंग्स में पहुंच जाए तो डेथ हो सकती है। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड डज नॉट क्लोट इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ सम फैक्टर विच आर ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कोज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंडोथेलियल लिमिंग ब्लड वेसल डैमेज एंड इट इनिशिएट थ्रोम्बोसिस। अंदर ही ब्लड वेसल डैमेज हो जाए जिसके कारण क्लोट बन जाए, ठीक है। तो रफ एंडोथेलियल लाइनिंग, स्लगिनेस ऑफ ब्लड फ्लो, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो जो थ्रोम्बिस को कौन लीड करता है, एग्लूटेशन ऑफ आरबीसी, स्लगिनेस ऑफ ब्लड फ्लो, डिक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो कॉज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। टॉक्सिक थ्रोम्बोसिस
Thrombosis is common due to the action of chemical poison like arsenic compounds, mercury, poisonous mushroom and snake venom. Congenital absence of protein C, ठीक है, अगर प्रोटीन सी किसी की बॉडी में कम है तो वो भी क्या करेगा, सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट विच इनएक्टिवेट फैक्टर वी एंड 7. कॉम्प्लिकेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है. सॉलिड ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल इज ओकेल्टेड, सॉलिड मास ऑफ प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल एंड क्लोट विच ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड वेसल कॉल्ड थ्रोम्बस, ठीक है. एम्बोलिज्म एंड एम्बोलस क्या होता है, यही एग्जाम में आते हैं. एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलिज्म एक प्रोसेस है, स्मॉल ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन अरेस्ट ऑफ ब्लड फ्लो. देखो इसमें तो क्या होता है, थ्रोम्बस में एक क्लोट बन के और कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी चीज़ को. एम्बोलिज्म में क्या होगा, रुक जाएगा क्या, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय एम्बोलिज्म कॉमन इन लंग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेरिब्रल एम्बोलिज्म एंड कोरोनरी एम्बोलिज्म. अब इस्चीमिया क्या है, इस्चीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन और एरिया ऑफ द बॉडी बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड इस्चीमिया. इस्चीमिया रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन. सो आज का जो ये हमारा टॉपिक है, नेक्रोसिस हम अच्छे से कर चुके हैं, टिश्यू डेथ, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये. इन्फेक्शन और आता ये क्वेश्चन आता भी नेक्रोसिस और पटोसिस पे. इन्फेक्शन मीन्स द टिश्यू डेथ ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई. सो आज का हमारा जो चैप्टर है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि हमने बड़े अच्छे से किया है. सो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.